प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश पांडे। आज आपका 8वां लेक्चर है जिसमें मैं सारणिक के बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों अभी हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई है। एक्चुअली में मैट्रिक्स में भी सारणिक का यूज था, लेकिन थोड़ा सा था। तो सारणिक से रिलेटेड, क्योंकि सारणिक में भी आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समीकरण को हल करने वाले, इन्वर्स निकालने वाले, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सारणिक के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो सारणिक यानी डिटरमिनेंट है, ये क्या भला है, ये क्या है क्या? जैसा कि हमने आपको मैट्रिक्स के शुरुआत में बताया था कि मैट्रिक्स एक प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, यानी जो आव्यूह है वो व्यूह रचना है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। वो एक प्रकार का व्यवस्था है, यानी एक अरेंजमेंट है। लेकिन जो सारणिक है, डिटरमिनेंट है, वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन किस प्रकार का? जैसे आप छोटे क्लास में, जब आप छोटे क्लास में आपने 9th में पढ़ा तो आपने वज्र गुणन विधि पढ़ा, समीकरण को हल करने वाला। यानी समीकरण को हल करने के लिए जो एक तरीका है, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो और कोई नहीं बल्कि सारणिक ही है। वो एक प्रकार का डिटरमिनेंट ही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस प्रकार से हम एक समीकरण को हल करने में डिटरमिनेंट यानी सारणिक को प्राप्त करते हैं। देखिए बोर्ड पर हमने पहले ही लिख दिया है कि माना एक घातीय युगपत समीकरण a1x + b1y = 0 समीकरण नंबर 1 और a2x + b2y = 0 समीकरण नंबर 2 है। जैसा कि आपने छोटे क्लास में समीकरण दो चर राशियों के एक घातीय युगपत समीकरण पढ़े। अब यदि इनको हम हल करना चाहें तो a1x = -b1y विलोपन विधि से लिख सकते हैं। यानी a1 के अपान में b1 को ले जाते हैं तो a1/b1 = -y/x मिलेगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से a2x = -b2y यानी a2/b2 = -y/x। यदि इन दोनों की तुलना करें, कंपेयर करें, तो a1/b1 = a2/b2 मिलेगा। ठीक है, अब यदि हम कैंची गुणा करें, त्रियक गुणा करें, तो a1b2 = a2b1 यानी a1b2 - a2b1 = 0 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को यदि हम दो खड़ी लाइनों के बीच में इस तरह लिख देते हैं a1b1 a2b2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो a1b2 - a2b1 यही तो मिलेगा। ठीक है ना, = 0। तो ये जो खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन के बीच में, वर्टिकल लाइन के अंदर जो हमने a1b1 a2b2 लिखा, वो और कोई नहीं बल्कि x और y के गुणांक है, a1b1 a2b2, और वही सारणिक कहलाते हैं। द्वितीय क्रम का, सेकंड ऑर्डर का सारणिक है, ये डिटरमिनेंट है। a1b1 a2b2 को हम सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए ये जब तीन चर राशियों की बात करें, a1x + b1y + c1z = 0
a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0। यहाँ पर बेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये सब कोई अचर राशियां हैं 1 2 3 की तरह, और x y z क्या है, चर राशियां। बेटा इसमें x y और z ये 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम वज्र गुणनविधि से समीकरण 2 और 3 को, हमने क्या किया है, इनको समीकरण 1, दूसरे को समीकरण 2 और तीसरे को समीकरण 3 मान लिया है। अब समीकरण 2 और 3 को यदि हम वज्र गुणनविधि से हल करें तो जैसा कि कक्षा 10 में पढ़ा है कि x y z लिखा पहले चर राशियां, फिर दो चर राशियों को रिपीट कर दिया x और y को, ठीक है। अब उनके गुणांकों को लिखते हैं उनके नीचे, x के नीचे a2, y के नीचे b2, z के नीचे c2, a2 b2 c2, अगेन x और y के नीचे a2 b2 लिखा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन से a3 b3 c3 और फिर a3 b3 लिख दिया। बेटा ध्यान रहे कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरी खुद की खोज है, यही मेरे अंदर कमी कहिए या अच्छाई कहिए कि मैं खुद से खोज करता रहता हूँ कि बच्चों को सरलतम विधि से कैसे समझाऊं जिससे उन्हें समझ में आए। क्योंकि किताब में आपको केवल 3 पद मिलेंगे x y z, आगे 2 पद x y नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं और हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यदि हाथी पीछे मुड़ के कुत्ते को मारना चाहेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाथी को पता है कुत्ता उसको कुछ नहीं कर पाएगा, उसको काटेगा भी तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप क्या करिए कि आप x y को रिपीट कर दीजिए, उसके पश्चात आगे बढ़ते रहिए हाथी की तरह, पीछे वाले कुत्ते को मत देखिए। यानी x के अपान में क्या लिखना है, x का पूरा कॉलम हमने ढक लिया, रो हमने ढक लिया, तो अगला जो 2 स्टेप है वो है b2 इंटू c3 माइनस b3 इंटू c2, ठीक है बच्चों, b2 c3 माइनस b3 c2, ये x के अपान में लिखना। अब जैसा कि आपने 10th में पढ़ा है इक्वल टू माइनस वाई अपान, हमें प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, हम हाथी हैं, कुत्ते को नहीं देखना है, माइनस का नहीं ध्यान देना है, हम अपने अकॉर्डिंग एक चाल से चलते जाएंगे। देखिए इक्वल्स टू वाई अपान, अब आगे देखिए यदि हम रिपीट ना करते तो आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ मिलता, तो y अपान में y के कॉलम को ढक लिया, रो को ढक लिया, तो मिला c2a3 माइनस c3a2, ठीक है बच्चों, इक्वल टू z के अपान में z के कॉलम को और रो को ढक लिया, तो मिला a2b3 माइनस a3b2। देखिए मैंने कहीं माइनस का संकेत नहीं किया है क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। और जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा तो उसमें इन्हीं तीनों में घुस रहे थे, इसलिए माइनस वाई अपान कर रहे थे, यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, तो यदि इन तीनों अनुपातों को हम के मान ले, लेट मतलब मान लिया कि तीनों अनुपात के है, तो x का मान आया k इंटू b2c3 माइनस b3c2, y का मान मिला k इंटू c2a3 माइनस c3a2, z का मान मिला k इंटू a2b3 माइनस a3b2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने उठा के x y z का मान समीकरण 1 में रख दिया, तत्पश्चात के कॉमन ले लिया, तो मिला a1 इंटू b2c3 माइनस b3c2
अब सुनो, अब यहाँ पर प्लस वाई इंटू B1 है, y का मान मिला है k इंटू C2A3 माइनस C3A2। तो इसमें हम एक सीक्वेंस में चाहते हैं तो इनमें जो है माइनस कॉमन ले लें और के बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस B1 इंटू C3A2 माइनस C2A3 मिल जाएगा, प्लस C1 इंटू A2E3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो k एक अचर है, कांस्टेंट है, अनुपात है जिसको हमने k माना था, तो ये k कभी 0 हो नहीं सकता, यानी इसका जो गुणांक है बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा है वो 0 होगा। तो A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 को हम डिटर्मिनेंट में यानी खड़ी लाइन के अंदर B2C2 B3C3 लिख सकते हैं, यानी B2C3 माइनस B3C2। देखिए इससे मिलाइए, तुलना करिए, सेम। माइनस B1 इंटू इसको लिख सकते हैं A2C2 A3C3 प्लस C1 इंटू A2B2 A3B3। अब ये कैसे याद करो, तो ध्यान दो बेटा कि A1 के लिए A1 इंटू यानी इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट में हम गुणांकों को देख रहे हैं, A1 का रो और कॉलम को ढक लिया, तो B2 C2 B3 C3 यानी जो गुणांक हैं उनका डिटरमिनेंट मिला। फिर अगला हमने जैसा आपको बताया था अभी मैट्रिक्स में एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करके बताया था कि प्लस माइनस प्लस चलता है, किसके अकॉर्डिंग, को फैक्टर इक्वल टू -1 और r प्लस c इंटू माइनस से। ठीक है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 करेंगे तो प्लस आएगा, यानी A1 का गुणांक प्लस है, और ये -1 की पावर 1 प्लस 2 करेंगे तो -1 पावर 3 यानी -1 आएगा, तो ये माइनस B1 होता है। और -1 की पावर 1 प्लस 3 करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम है ये, तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो A1 इंटू B2 C2 B3 C3 माइनस B1 इंटू ये ढक लिया, तो A2 C2 A3 C3 प्लस C1 इंटू ये क्लोज किया, कॉलम और रो, इनके रो और कॉलम जो है वो घर के अवयव हैं, वो घर के भाई बहन हैं, और बाकी जो बचते हैं 4, वो कौन है, वो 4 यार हैं, वो दोस्त हैं। और तो बेटा किसी भी व्यक्ति को जो आप हमारी उम्र का है उसको अपने दोस्तों से ज़्यादा लगाव होता है, वो चाहता है 24 घंटे में एक बार तो अपने चारों दोस्तों से मिले, तो वो अपने चारों दोस्तों के साथ में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया A1 इंटू उसका दोस्त, 4 दोस्त यानी को फैक्टर, प्लस B1 इंटू उसका 4 दोस्त यानी को फैक्टर। अब आप कहेंगे कि प्लस B1 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइनस इंटू इतना जो लिखा है ये को फैक्टर है, क्योंकि B1 गरीब है तो उसका दोस्त माइनस में होगा, और C1 अमीर है तो इसका दोस्त भी अमीर होगा यानी प्लस में होगा। तो ये जो